नमस्कार, दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। शिल्पा रावत और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। हर स्टोर में रहेंगे ऑफकोर्स अगले आधे घंटे आपके साथ। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और wavestrategy.com के आशीष कयाल जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हम बात करेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से। लेकिन इससे पहले एक रुख रखते हैं मार्केट का। निफ्टी अभी भी डे लो के काफ़ी करीब, डे लो पर ये प्रैक्टिकली 24,385 पर 24,400 के नीचे सेटल हो चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी 52,800 के नीचे और अपने 10 डेमा के नीचे सेटल हो चुका है 52,766 पर। आज फिर से एक बार प्रेशर आ रहा है मिड कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स 550 पॉइंट नीचे है। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट अब 1:5, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब करीब 5 गिरने वाले शेयर। स्मॉल कैप में भी 2 दिन में अच्छी खासी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज मेटल्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। सेल और NMDC दोनों टॉप लूजर। सेल 5% नीचे, NMDC 4.5% नीचे। इसके अलावा IRFC, डालमिया भारत, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, एंजल वन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज सेलिंग प्रेशर है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, PSU बैंक्स, यहाँ पर क्लियरली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक्स जो अपसाइड में हैं उनमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC और HPCL दोनों 1% ऊपर। डिलीवरी में 1% का मूव है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हालांकि DI से हल्का हुआ लेकिन अभी भी थोड़े से गेंस यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। हर्षिता जी, हम तो थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में तेज़ी की ज़रूर बनी है, लेकिन आज लार्जली थोड़ा सा डाउन डे है। हमारे साथ हमारे जानकार हैं तो आशीष कयाल, प्रशांत, शिल्पा और साथ ही साथ अमोल से बात करेंगे। पहले अमोल बताइए, इस समय जिस तरह के मार्केट में फिर से थोड़ी सी बिकवाली का दबाव बढ़ा है, ट्रेड क्या लेंगे, तेज़ी या फिर मंदी का? आई थिंक मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर बाउंस बैक आता है तो तेजी की तरफ ही ध्यान रहेगा। IOC एक मुझे अच्छा लग रहा है 143 के आसपास। 150 152 के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 140। अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन है। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड रैली कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं एक आईटी लीडर्स के साथ जाना चाहूंगा। TCS मुझे अच्छा लग रहा है। 4447 4575 का पोजिशनल टारगेट है और 4375 ये एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। एक ही ट्रेड है IOC और TCS, सॉरी, TCS मैंने मिस कर दिया। IOC और TCS में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आशीष, आप क्या पिक करेंगे? देखिए हर्षिता जी, ओवरऑल जो बाजार पे फिलहाल थोड़ा दबाव बना हुआ है यहाँ पर, हो सकता है इंडेक्स में थोड़ी सेलिंग और देखी जा सके क्योंकि काफी टाइम कंसोलिडेशन के बाद में नीचे ब्रेक आ रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 24,500 पे कॉल और पुट दोनों ही एक्टिव है, तो अभी तक बुल्स ने भी गिव अप किया नहीं ऐसा लग रहा है। ऐसे में एक बाय और एक सेल के साथ मैं जाना चाहूंगा। बाय साइड पे हेवल्स है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेवल्स इंडिया में एक अटेम्प्ट है ऊपर जाने के लिए। आज के मार्केट में जहां दबाव बना हुआ है यहाँ पर फिर भी एक पॉजिटिव अटेम्प्ट है, तो एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस की साइन है। तो हेवल्स पे बाय करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1715 का और टारगेट है 1880 का। और दूसरा जो स्टॉक है इंडसइंड बैंक, यहाँ पर दबाव अभी भी बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि जैसे ही सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ यहाँ पर नीचे का दौर वापस से रेज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडसइंड बैंक पे बहुत प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली हो रही है, तो सेल की राय होगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 1005 का और टारगेट 900 के देख सकते हैं। ये तो ये फिलहाल आपके लिए इंडसइंड बैंक सेल साइड का ट्रेड 900 तक के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन हेवल्स, जिसकी हमने चर्चा की है आज सुबह में मार्केट खुलने के साथ ही, 1880 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। वो स्टॉक हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। प्रशांत, अब ट्रेड क्या रहेगा? सर जी, फर्स्ट बाय पिक होगा L&T। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोअर लेवल से जो बाइंग आई है वो एक अहम लेवल से आई है और हम ऑलमोस्ट 3,835 3,840 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ लॉन्ग जाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 3,980, 3,790, 3,790 और यहाँ से टारगेट होगा 3,980 का, 3,980 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है। हायर टॉप्स हायर बॉटम इंटैक्ट है और कल जो बिकवाली हुई थी वहां वॉल्यूम भी नहीं है। तो L&T में लॉन्ग जाने की सलाह होगी। वहीं पे HDFC AMC में सेल करने की सलाह होगी। अहम रेजिस्टेंस से बिकवाली नजर आई है, वॉल्यूम बैक बिकवाली है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 4,520, 4520 स्पॉट लेवल। टारगेट होगा 4,350, 4350। ओके, तो एक मंदी और एक तेजी वाला ट्रेड तीन जानकारों ने दिया है। शिल्पा जी बताइए, आपका क्या प्लान है? ऐसी पोजीशन को हेज करें, एक तेजी एक मंदी लेकर?
नहीं हर्षिता जी, मैं सेल साइड की तरफ ही हूँ। निफ्टी ने इम्पोर्टेंट 24,400 तोड़ दिया है, वहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो पुट अनवाइंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे 24,200 आपको नेक्स्ट टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। तो इसमें सेल साइड के कॉल्स ही मुझे लगता है ज़्यादा वायबल है। तो यहाँ पे जो मेरा पहला सेल रहेगा वो रहेगा सीजी पावर में। सीजी पावर अगर आप देखेंगे तो 760, 750 तक के लिए एकदम तैयार है। इनफैक्ट 760 के नीचे इसमें तो अग्रेसिवली सेलिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको फ्यूचर्स में सेल करना है तो आप 780 के स्टॉप लॉस से लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 740, या फिर आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। एट द मनी 760 का पुट ऑप्शन जो रफली 15-16 रुपीज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये भी वायबल है। आप यहाँ पे 8 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 23 से लेके 25। सीजी पावर में वीकनेस मुझे लगता है थोड़ा अग्रेसिवली आएगा। दूसरा फिर मेरा रहेगा सेल इन दीपक नाइट्राइट। उसको मैंने मॉर्निंग में भी रेकमेंड किया था कि 2700 के नीचे है स्टॉक, इसमें वीकनेस बढ़ते ही जाएगा एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 2580 यहाँ से। तो अभी भी अगर किसी ने ऑलरेडी किया है तो आप ट्रेल कर सकते हैं, और अगर किसी को फ्रेश सेल करना है तो आप 2680 का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे एक मेंटेन कर सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2600 एंड 2580। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर एक सेल है। फर्स्ट साइंस, स्मॉल साइंस कि मार्केट अब थोड़ा स्टेबल हो रहा है, एटलीस्ट लोअर लेवल से और नीचे नहीं जा रहा है। मैं थोड़ा तोल मोल के बोलूँगा क्योंकि यू नेवर नो मार्केट किस तरीके से बदले, और आज वैसे फ्राइडे द 13th है तो सेकंड राउंड शायद बाकी हो मार्केट में एक, लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी रिकवरी कुछ स्टॉक्स में है, सेलेक्टिव स्टॉक्स में। भारती एयरटेल में अच्छी खासी रिकवरी है। भारती एयरटेल गाभासर का पिक था आज सुबह का, और ये एक्चुअली मेरी स्पॉटलाइट की शॉर्टलिस्ट में भी आया था, लेकिन कल जो जियो ने सपोजिटली रेट बढ़ाए उसका शायद एक इम्पैक्ट कल भी देखने को मिला था। गाभासर, ये आपका सुबह का ट्रेड था, अब अच्छा खासा ग्रिप में होगा। अच्छा, गाभासर तो अब है नहीं है, वो शो खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी तक पिछले शो में ही था। लेकिन वो ट्रेड अच्छी रही वैसे गाभासर की, 1630 पर इस समय भारती एयरटेल। एक बार इस पर व्यू ले लेते हैं। अमोल, भारती एयरटेल कोई व्यू होगा आपका इस स्टॉक पर? बिल्कुल, काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। तो रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, और हायर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो सस्टेन भी हो रहा है। आई थिंक पोजिशनली भी ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है। आई थिंक 1600 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1660 1680 तक जाने का कोशिश करेगा। इन जोमेटो ग्रीन में आ गया। देखिए, मार्केट ने थोड़ा उस न्यूज़ को उस तरीके से लिया कि ठीक है ये नोटिस है लेकिन कंपनी अपील करेगी, और इस वजह से फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो लोअर लेवल से रिकवरी आई यहाँ पर, और अब ये ग्रीन में आया जोमेटो इस समय। शिल्पा जी, कोई व्यू स्टॉक पर, जोमेटो पर? यहाँ पे अब आई वुड से थोड़ा वेट एंड वॉच, क्योंकि लेवल्स वहीं पे है जहाँ पे यहाँ पे वीकनेस चालू हुआ था। तो अगर ये 293 के ऊपर जाता है तो इसमें हम लोग बाई जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच। थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में उतरने से पहले। डिलीवरी जो आप मेंशन कर रहे थे वो पॉजिटिव जोन में। इनफैक्ट जोमेटो के साथ स्विगी पर मेरी नज़रें थी अनुज, वो भी थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है आज। स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कुछ कुछ कैश में अभी भी खरीदारी की पोजीशंस कायम हैं। एक और ट्रेड जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस समय, हाउएवर ये है थोड़ा फ्लैटिश टू मंदी की तरफ रादर, नॉट फ्लैट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रशांत, चार्ट क्या संकेत दे रहा है यहाँ पर? 1247 पर किस तरफ मौका है, या नो ट्रेड जोन में क्या किया जाए? तो यहाँ पे हर्षा जी अगर हम देखें, एक जो सबसे अहम सपोर्ट है वो करीबन 1220 1220 का है। उस सपोर्ट के हम बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो मैं और थोड़ा वेट करूंगा कि वो वहां आने के बाद प्राइस एक्शन क्या करे, क्योंकि अगर हम अभी ले और प्रीएम करके 1220 का स्टॉप लॉस लगा दे, ये बहुत एक रॉन्ग तरीका होगा, क्योंकि हमने अभी तक सपोर्ट से प्राइस एक्शन देखा नहीं है। तो मेरी सलाह होगी कि वेट कीजिए, और 1220 1200 के जोन में अगर कोई साइजेबल बाउंस आए क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहां से हम एक कॉन्ट्रा अप्रोच रख सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट अब इस समय आ रही है। देखिए, पिछले एक साल में करीब 24% मेटल्स इंडेक्स भागा है यहाँ पर, और चाइना वाला वो जो एंगल है उसके बावजूद यहाँ पर थोड़ा सा एक मूव आ रहा है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये प्रॉफिट बुकिंग है सिर्फ, और यहाँ से वापस एक बार रैली बढ़ेगी। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। मेटल्स इंडेक्स ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली इसने पिछले 1-1.5 महीने पहले 52 वीक हाई लगाया था, वहाँ से अब यहाँ पर करीब 10% के करीब की करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। आशीष जी, कोई मेटल स्टॉक होगा आपके रेडार पर?
देखिए मेटल स्टॉक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप एनएमडीसी की बात करें तो बाइंग नहीं भी इमर्ज हो पा रही है। यहाँ पर ये स्टॉक आज के दिन भी 4% नीचे है और काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी पुल बैक आपको मिलता है एनएमडीसी में करीबन 233 234 के आसपास, तो फिर से सेल किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे में जो टारगेट इस स्टॉक का निकल कर आएगा करीबन 226 के आसपास का टारगेट देखा जा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक स्थिति एनएमडीसी की बनती हुई। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। कल जुबिलेंट फूड थोड़ा सा नासाज लग रहा था, जहां पर हल्की सी बढ़त लौटती हुई दिखाई दे रही है, करीब 1% तक का इजाफा इधर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। शिल्पा, कोई ट्रेड लेंगे आप? जुबलेंट फूड, यस, कल इतना बीटन डाउन था और ये 680 एक इसका इंपॉर्टेंट जोन है। 680 होल्ड करता है तो यहाँ पे टूवर्ड 705 710 तुरंत आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 668 एंड स्टे लॉन्ग। यहाँ पे 700 710 तक आप एक ले सकते हैं मूव्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। गुरमीत, काफ़ी मार्केट में पिछले 2 दिन में वापस एक फियर फैक्टर लौट रहा है कि वापस अर्निंग सीजन ख़राब होगा, एफआईएस की फिर सेलिंग आएगी। आपका क्या व्यू होगा इस समय मार्केट को लेकर? तो अनुज, आपने देखा जब भी ये बॉन्ड यील्ड हार्डन होती है, डॉलर इंडेक्स 107 के नजदीक आता है, ये हो रहा है काफी। आई थिंक अब लगभग 2 महीने हो गए हमने ये देखा है। आज थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट है क्योंकि वीक हैंडओवर भी था। दूसरा, मुझे लगता है हमारा अपना डोमेस्टिक प्रॉब्लम बढ़ रहा है। आईआईपी ग्रोथ 3.5% आई है पिछले महीने। इसका मतलब है कि आपका ये साल लो सिंगल डिजिट अर्निंग रहने वाला है, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट मैसिव इंक्रीज करती है स्पेंडिंग में या कुछ फिस्कल सपोर्ट देती है। इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाई हैं और डोमेस्टिक सप्लाई बहुत ज्यादा है। आप देखिए लगातार प्राइमरी मार्केट में आईपीओज हैं, प्लस आप कंटिन्यूसली क्यूआईपीज हो रहे हैं, फंड रेज हो रहा है, तो एक डोमेस्टिक सप्लाई भी है। तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा जो लिक्विडिटी है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी, वो वहां भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है नियर टर्म जो है ट्रेंड जो है, और ये 2025 मैंने पहले भी बोला था, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर है। हमने बहुत आसान रिटर्न बनाए हैं 2 साल में, 3 साल में। यहाँ पे थोड़ा मेहनत लगेगी। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, अर्निंग सपोर्ट नहीं करेगी वैल्यूएशंस को, तो मार्केट जो है इसी तरीके से रिएक्ट करेगा और रेपुटेशन नहीं देखेगा आपकी। आप चाहे लार्ज कैप है, मिड कैप है, आपका कोई भी रेपुटेशन है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन मल्टीपल अभी भी 21 टाइम्स फॉरवर्ड है। ऐसा बाजार इतने लेवल के बाद भी सस्ता नहीं है। बिल्कुल। मीनवाइल मैं जैसे कह रहा था, थोड़ा तोल मोल के बोलूँगा क्योंकि 24,350 पे आ गया। इंट्राडे में अब हम डे लो पर और बैंक निफ्टी भी 52,700 पर। तो क्लियरली मार्केट पे अब बहुत अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स अब 600 पॉइंट नीचे, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब 1:4 का। गुरमीत, आपने कहा मार्केट रेपुटेशन की अब बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या आपका मतलब थोड़ा एशियन पेंट्स, गोदरेज, इन कंपनियों की तरफ है? अनुज, सबकी तरफ है। आप देखिए बजाज फाइनेंस देखिए पिछले 2-3 साल से, क्योंकि जैसी अर्निंग एसेट ग्रोथ थोड़ा सा सोबर हुआ, वो 35-40% ग्रो करते थे। जैसे ही वो नंबर 25% आया और थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा, पिछले 3 साल में कोई रिटर्न नहीं। एचडीएफसी बैंक ने अभी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है क्योंकि लास्ट क्वार्टर फाइनली मार्केट को लगा जो वर्स्ट है वो बिहाइंड है। तो हमने देखा कि बैंक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। तो ये सबके लिए है, ये बहुत सारे मिड कैप काउंटर्स के लिए भी है। आप ऑटो में देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू देखिए, डार्लिंग था, मदरसन सुमी ग्रुप जो है ऑटो सेक्टर में एक वन ऑफ द। तो ये हर जगह है। मैं पर्टिकुलर उसको नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन हाई है। अच्छा स्टॉक 50 60 70 80 पी पे होता है और जब आप अगर उसको नहीं सस्टेन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन वापस से टेक्स्ट बुक पे गौर करने की जरूरत है। दूसरा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अपकमिंग ट्रेंड्स देखने चाहिए, थोड़ा सा व्यू लंबा रखे कि निफ्टी 2-3 साल में कैसा दिखेगा, फोकस कहाँ पे आ रहा है। आई थिंक वहां पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी मार्केट। एक डेटा पॉइंट ये कह रहा है कि ये फार्मा स्टॉक्स में कुछ थोड़ी बहुत कैपिटल गुड स्टॉक्स में
दिग्गज फंड्स की खरीदारी हो रही है। अब इस तरह का मार्केट में हाल रहा तो अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी चाहिए गुरमीत? क्योंकि अब तक एक क्लीन राइड देखने को मिल रही थी, मार्केट जब तक चल रहा था तो सबके मजे थे। अब एक्चुअली इज द टेस्ट ऑफ पेशेंस एंड कि आपकी कितनी हिम्मत है गिरते बाजार में पैसे लगाने की। वो कहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया जाए? तो हेल्थ केयर में शुरू से बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहा हूँ। एक जो स्पेस हमें शुरू से पसंद है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सीडीएमओ और सीएमएस है। यहाँ पे आप देखिए ये मार्केट ही लगभग 100 से 200 बिलियन डॉलर की तरफ जाएगा अगले 5-6 साल में। और बायोसिक्योर एक्ट में डिले हुआ हो वो अलग बात है, बट एक जो ट्रेंड है सप्लाई चेन का वो चाइना प्लस वन है वहाँ पे, और चाइना का शेयर बहुत बड़ा है वहाँ की। अगर आप कंपनीज देखेंगे लॉन्जा वगैरह तो वो 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर्स करते हैं। हमारी कंपनीज 1/4 1/5 भी नहीं है उस साइज के। तो आपको मॉलिक्यूल वाइज जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप इग्लोरिस लैब्स है जो हमारे पोर्टफोलियो में जो बहुत अच्छा नहीं किया है कुछ समय से, बट अगर आप देखेंगे तो उनके करीबन 19 जो सीएमएस मॉलिक्यूल्स हैं वो कमर्शियलाइज होने के चांसेस है। 7 मॉलिक्यूल्स फेज 3 में है। न्यूलैंड में हमने देखा जो टॉप 10 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स है उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है 2030 तक। कोई ओवरलैपिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, इसलिए न्यूलैंड लैब्स ने बहुत अच्छा किया और उनका फोकस बढ़ता जा रहा है। वो प्राइम से स्पेशलिटी एपीआई का वेटेज बढ़ रहा है और उधर सीडीएमओ का भी मार्केट शेयर बढ़ा है। लॉरस में भी आप देखिए लगभग 50% अब सीडीएमओ हो गया। एक समय 70% सिर्फ एआरवी एपीआईज पे फोकस था। तो आपको मॉलिक्यूल वाइज कौन से मॉलिक्यूल फेज 3 में है, कितना कमर्शियलाइजेशन होगा, कितना उनका जो यूनिट है वो कित परसेंट कैपेसिटी पे रन कर रहा है, बहुत टेक्निकल स्पेस है। तो अगर आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे फार्मा जो एफएमसीजी की तरह करते हैं, जैसे आप देखिए एफडीसी है, इलेक्ट्रॉल हम यूज करते हैं, जो जो कंज्यूमर हेल्थ सेगमेंट है वो हमें पसंद है। मैनकाइंड फार्मा मेरी पसंद रही है, हालांकि डिस्क्लेमर देना चाहूंगा हमारी कंपनी को इन्वेस्टर भी है। तो जहाँ पे आप इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन से बिकता है फार्मा विच इज लाइक एफएमसीजी, तो आप जहाँ पे ब्रांड स्ट्रांग होगा, कंज्यूमर हेल्थ पोर्टफोलियो अच्छा करेगा, वो अच्छा लगता है हमें। एक वुमेन फर्टिलिटी और वुमेन हेल्थ केयर सेगमेंट में हमें लगता है कि काफी स्कोप है। तो ये सेगमेंट्स पे हम फार्मा में फोकस करें। ओके, तो कुछ फार्मा में अलग आइडियाज पर फोकस कर रहे हैं गुरमीत, शायद वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाएगी। गुरमीत, हम सुबह से बात कर रहे थे कि भारती थोड़ा सा रेजिलिएंट है। कल ऑफ कोर्स जियो की तरफ से वो अपडेट आया कि जैन ऑनवर्ड्स एक स्पेशल प्राइस पैकेज इन्होंने अनवेल किया है। ये जहाँ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा है मार पड़ी है सब्सक्रिप्शंस पर और ओवरऑल बिजनेस पर, कंसिडरिंग बहुत सारे लोग बीएसएनएल की तरफ गए। ये टैरिफ हाइक की थ्योरी कितनी आगे काम करेगी, या फिर अब तक वो मार्केट ने पचा ली है और आगे ऑफ कोर्स नए ट्रिगर्स डेटा के बेसिस पर ये कंपनियां कितना कमा पाती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? आई थिंक कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है जो चर्न हुआ है लोअर एंड पे हुआ है, तो इतना ज्यादा उसका इनफैक्ट वो हेल्दी है लॉन्ग टर्म में। और जो अगला ग्रोथ लीवर है, जैसे मैंने बोला, मुझे वाईफाई सेगमेंट लगता है, क्योंकि अभी आप देखिए 2 से 2.25 करोड़ घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। इंडिया में करीबन 23-24 करोड़ हाउस होल्ड है। तो ये कनेक्ट, क्योंकि जो मंथली सब्सक्रिप्शन है इसका वो 1000-1500 रुपए है। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इसमें अगर प्रीपेड शुरू होता है या डिस्ट्रप्शन होता है, तो ये स्पेस बहुत फास्ट ग्रो करेगी। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि स्टारलिंक का और ये जो न्यूज़ था मार्केट का ओवरऑल, उसके आने से भी मुझे लगता है भारती और उसपे थोड़ा-सा प्रेशर आया है। बट मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। भारती पे इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। आरपू इंडस्ट्री लीडिंग है, मोबिलिटी बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है, होम और डिजिटल बिज़नेस अच्छा कर रहा है। वो 2 बिज़नेस को सेपरेट करना चाहते हैं, जिससे वो कंप्लीट फोकस कर सकें। और एक प्रीमियम इमेज है भारती की। पहला कनेक्शन जो होता है, अगर आप देखेंगे स्पेशली जो अफ्लुएंट सेगमेंट में वो भारती होता है। और आगे इसमें जो इसकी जो पूरी वैल्यू चेन है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू चेन है, वहाँ पे हम और ज़्यादा बुलिश हैं। जैसे तेजस है, टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं। यहाँ पे चाइना प्लस वन और बड़ा होगा। मतलब क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ का इश्यू रहा है सर्वेलेंस और स्नूपिंग को लेके। तो जो जैसे बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हैं अभी भी 3G पे हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा जो 5G का इक्विपमेंट एक्सपेंशन है, सॉफ्टवेयर है, जो पूरी वैल्यू चेन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव। क्विक कॉमर्स में अब क्या भी होगा आपका गुरमीत जी? फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, जोमेटो, स्विगी, क्योंकि अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या सभी पैसा बनाएंगे और स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा?
अनुज, इसमें मैं फर्मली बिलीव करता हूँ विनर टेक्स ऑल। सब पैसा तो नहीं बना सकते, पर ये है कि अमेज़न के आने से थोड़ा वॉचफुल होना पड़ेगा कि जो उनका तेज़ वाला जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है, अभी बिग बास्केट ने डार्क स्टोर्स की अनाउंसमेंट करी है। बट जो हम बात करते हैं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो लीज़ आउट कर रहे हैं स्पेसेस स्विगी और ज़ोमैटो को, तो मुझे लगता है कि ब्लिंकिट को थोड़ा-सा एक एडवांटेज है। अगर आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें उनकी, तो वो डबल है नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी 10 लाख हो गए हैं अनुज। प्लस जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऐप है, जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन है, वहाँ पे मुझे लगता है कि और फोकस आएगा, वो और ऐड करेगा। और एक बार आपका प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है, तो मल्टीपल यूज़ केसेस बनते हैं। ज़ोमैटो के पास अमेजिंग एनालिटिक्स है और वो क्या करते हैं, 8-9 करोड़ यूनिक यूज़र्स हैं। नंबर ऑफ एसआईपी यूज़र्स से ज़्यादा है ज़ोमैटो में नंबर ऑफ यूज़र्स। तो मुझे लगता है कि ब्लिंकिट मुझे लगता है कि लीड करेगा इसमें। बट क्योंकि आपको पूरा सेक्टर अच्छा लगता है, तो हमारा थोड़ा एक्सपोज़र स्विगी में भी है। हम और भी प्लेटफ़ॉर्म्स को स्टडी करें। अभी भी टाटा बिग बास्केट ने अनलिस्टेड मार्केट में मनी रेज़ किया है, करीबन 27,000 करोड़ के मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल, लगभग 1/5 है ब्लिंकिट की वैल्यूएशन पे। तो ये स्पेस इंटरेस्टिंग है। लिस्टेड स्पेस में भी हमारे पास ज़ोमैटो में हमारा मैक्सिमम वेटेज है, पोर्टफोलियो में लगभग 4%। बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी 24,300 के भी करीब आया, तो अब 20 डे के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी वो लेवल ऑलमोस्ट आ चुका है 52,600 पर। तो 52,550 का वो लेवल था। तो आज की वीकनेस काफ़ी बढ़ रही है और मिड कैप इंडेक्स अब देखिए आप, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की डिक्लाइन की तरफ। 750 तो हो चुका है यहाँ पर, 1.25% नीचे इस समय आपको मिड कैप इंडेक्स दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन लगातार 1:5 का बना हुआ है। तो खैर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। गुरमीत, ये जो एंजल वन, बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, इनमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है या ये स्ट्रक्चरल रन आगे भी कंटिन्यू करेगा? अ, अगर अगर ये पोर्टफोलियो में 10% क्रॉस कर गया है वेटेज पर्टिकुलर स्टॉक, तो थोड़ा-सा अनुज डेफिनिटली रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कैश में शायद अभी भी और लेग्स हैं। रीज़न बीइंग कि आप देखिए ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है। टॉप 7 म्यूचुअल फंड्स जो है उनसे बैंक करने, प्लस उसका जो नॉन एमएफ रेवेन्यू है, एमएफ रेवेन्यू अभी 80% है। जो नॉन एमएफ रेवेन्यू है, जो और कैम्स ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी में, चाहे वो केआरए रिलेटेड है, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी रिलेटेड है, कैम्स 360 है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स मुझे लगता है जो टेक में है वो आगे प्ले करेगा। तो और ग्रोथ लीवर्स जो है इसमें आ सकते हैं और इंडस्ट्री 18-19% से ग्रो कर रही है। तो जैसे-जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, थोड़ा-सा रीनेगोशिएशन होता है प्राइसिंग को लेके, क्योंकि और इसमें मार्क टू मार्केट प्ले इम्पोर्टेंट है। तो जितना मार्क टू मार्केट बढ़ेगा, उतना रेवेन्यू पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कैम्स की। तो हमें कैम्स पसंद है और हमने अभी मोतीलाल ओसवाल हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, क्योंकि वहाँ मल्टीपल प्ले है, ब्रोकिंग प्ले है, वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस उनका अब अच्छा करने लग गया है और साथ में जो एसेट मैनेजमेंट बिज़नेस है, उसका एयूएम लगभग 40,000 करोड़ क्रॉस कर गया है और पूरा इक्विटी बेस है, डेट का बेस बहुत कम है। तो उनका जो स्प्रेड है इक्विटी एसेट्स पे, लगभग 70-80 पैसा है, ज़्यादा है वीज़-अ-वीज़ अदर जो एएमसीज़ हैं और वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी काफ़ी कम्फर्ट देता है। और एक उनकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जिसमें स्ट्रेस था, वो आउट ऑफ द वुड्स है। तो ओवरऑल हमें मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा पसंद है इस स्पेस में। गुरमीत, बैंकों पर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में जो मार्केट पे पुल बैक आया उसमें बड़े पैमाने पर एचडीएफसी बैंक लेड वो तेजी देखने को मिली थी। परहैप्स वो एमएससीआई रीजिग के चलते था। लेकिन आज फिर यही, इनफैक्ट कल दोपहर से वो बिकवाली की पोजीशंस फिर से थोड़ी सी इंटेंसिफाई होने लगी हैं। तो स्टांस क्या रहेगा बैंकों में, जहां पर होप बहुत ज़्यादा है कि शायद फरवरी में या फिर उससे पहले अगर गवर्नर साहब कुछ थोड़ा सा तोहफा देना चाहते हैं और कुछ सरप्राइज लेकर आना चाहते हैं अपने कार्यकाल को संभालते ही, एक रेट कट आ सकता है? मैं नियर टर्म कंस्ट्रक्टिव हूँ। जैसा आपने बोला फरवरी में रेट कट होगा, मुझे लगता है कि लिक्विडिटी भी और ईज़ होगी। वापस से थोड़ा-सा क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप होनी चाहिए। तो मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ, लेकिन अगर आप लंबा समय देखेंगे हर्षदा जी, मैंने पहले भी बोला है कि इंडिया यूएस को फॉलो करता है 10-15 साल के लैग के बाद। आप 2000 पिछले बुल रन में देखेंगे तो फाइनेंशियल्स का वेटेज एस&पी 500 में 35% था और टेक का वेटेज 13-14% था। आज अगर आप देखेंगे एस&पी 500, तो टेक का वेटेज 40% है, फाइनेंशियल का वेटेज काफ़ी कम हुआ है। तो अगर आप थोड़ा-सा लंबा सोचेंगे यहाँ से 5-7 साल, तो फाइनेंशियल का वेटेज जो 33-35% है पोर्टफोलियो में, ये कम होगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि 15-20 होगा, बट तो हम नियर टर्म में कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि वैल्यूएशन रीज़नेबल है, रेट कट्स हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। बट अगर आप 3-4 साल का व्यू देंगे, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा बैंक्स को कैपिटल मार्केट प्लेस के साथ,
और डिजिटल फिनटेक प्लेस के साथ, और पूरा वेटेज बैंक्स पे कम रखना पड़ेगा। ये मेरा लंबा व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू में मैं पॉजिटिव हूँ। स्पीच मार्केट की हालत आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आएंगी। आज अनुज, ये फ्राइडे द 13th ही प्ले आउट हो रहा है। Exactly. 24,255, 300 भी नहीं होल्ड कर पाया और ये 52,500 भी टूट रहा है निफ्टी बैंक पर। खराब है पैटर्न आज था, और आई थिंक कल मार्केट ने साइन दे दिए थे, कल टुवर्ड्स द एंड की क्लोजिंग जिस तरीके की ख़राब हो रही थी, और इसके लिए अब क्या होता है ना, बहुत लोग शॉर्ट कर नहीं पाते हैं, वरना शॉर्टिंग में अगर पैसा बन रहा है तो बनाइए मार्केट में, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोज हो गए तो बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। आई थिंक आज मार्केट वापस वो रिस्क ओपन कर रहा है कि जो रैली हुई थी वो आखिरकार एक काउंटर ट्रेंड रैली ही थी, और शायद एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत नहीं थी, और वो पिक्चर अगर बचा के रखी हो तो वो वापस लेकर आइए। आज वाकई में ये फ्राइडे द 13th प्ले आउट हो रहा है एक हॉरर मूवी की तरह। आज का जो ट्रेड है ना, वो हॉरर मूवी की तरह है। हम बात करते हैं और इस बीच में अभी बात हो रही थी 24,350 की जस्ट 5 मिनट पहले, और अब 24,250 की बात हो रही है ये। और बैंक निफ्टी देखिए, जैसा आपने कहा 52,550 के नीचे क्लियरली। गुरमीत, हाइडिंग स्पेसेस कहाँ ढूंढें इस मार्केट में फिर? अनुज, मुझे नहीं लगता हाइड करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्टिव होने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि और देखिए, मैं भी 1 साल का निफ्टी का रिटर्न देख रहा हूँ, आज के ड्रॉप के बाद 16% है, निफ्टी मिड कैप 30% है। तो मुझे लगता है ये मौके होते हैं। मैंने ये 23,500 पे भी बोला है, मैं शायद 24,500 पे भी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई वो है, बट ये कि ये जो हमें आदत पड़ गई है 30-40% रिटर्न की, वो मुझे लगता है एक बड़ा रिस्क है। तो थोड़ा आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीसेट करना है, थोड़ा मेहनत करनी है स्टॉक पिकिंग पे, और 2-3 साल के ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस टाइम करेज चाहिए होती है थोड़ा-सा, और यही डिफरेंशिएट करता है आप 12-14% बनाते हैं इक्विटी में या 18-20% बनाते हैं। आप इस फेजेस में क्या करते हैं डिटरमाइन करता है आप इक्विटी में कितना अल्फा जनरेट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रहिए, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बजट के बाद मार्केट में और जिस हिसाब से स्पेंडिंग बढ़ेगी नए साल में, बाजार सरप्राइज करेगा अगले क्वार्टर में। मैं डोमेस्टिक पैरामीटर्स पे फोकस कर रहा हूँ। हमारा अपना प्रॉब्लम है, आईपी नंबर स्लो है, जीडीपी ग्रोथ स्लो है, अर्निंग्स वीक है। एफआईएस को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं। एफआईआईस को ब्लेम ना करें, हमारी खुद की इंटरनल्स भी थोड़ी सी डगमगाई हैं, जिसके चलते था प्रेशर रहेगा। तो ये क्या एक और क्वार्टर तक अर्निंग्स वीक रह सकती है अब, क्योंकि एफएमसीजी चीख चीख के वही कह रहा है कि स्थिति वापस नहीं लौट रही है, ऑन ट्रैक नहीं आ रही है। एफएमसीजी मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन है अर्बन कंजम्पशन में, बट रूरल पिकअप हो रहा है। तो एक मुझे लगता है वो एक सिल्वर लाइन है इस पूरे स्पेस में। हमने वो देखा, टू व्हीलर सेल्स देखिए आप, बहुत अच्छी है, ट्रैक्टर सेल्स रीजनेबल है, सोइंग बहुत अच्छी हुई है क्रॉप की, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अब थोड़ा पिकअप दिख रहा है। आज भी डिफेंस ऑर्डर हुआ है, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में वापस से थोड़ी तेजी देखने आई है। तो मुझे लगता है अब डोमेस्टिक इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को फिस्कल बूस्ट देना पड़ेगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की नहीं है। आई थिंक थोड़ा-सा हमें फिस्कल बूस्ट इकोनॉमी को देना पड़ेगा, जबकि स्पेशली आप वर्ल्ड में देखिए, वहाँ यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स 15% करने की बात हो रही है। तो अगर हम डोमेस्टिक स्टिमुलस देंगे और ग्रोथ को चांस देंगे, 5.5% ग्रोथ पे आप 21-22 के मल्टीपल को सस्टेन नहीं कर पाएंगे मिस्टर जी। तो डोमेस्टिक ट्रिगर्स मुझे लगता है आएंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा फिस्कली भी, बजट में शायद उससे पहले भी, वो मुझे लगता है बाजार को ड्राइव करेगा। नियर टर्म में मुझे लगता है जो अर्निंग्स यहाँ पे अच्छी लाने की है, बैंक्स अच्छा अर्निंग करेंगे, डिफेंस ऑर्डर्स में वापस से तेजी आई है, तो जहां बीटन आउट डिफेंस नेम्स है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, और आईटी पे फोकस करिए। मुझे लगता है आईटी में यूएस लेड रिकवरी, आपको थोड़ा लंबा वापस से री रेटिंग होने के चांसेस है आईटी स्टॉक्स। ऑलराइट, गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट डे लो पर छोड़े जा रहे हैं हम 24,250 पर। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 850 पॉइंट नीचे, एडवांस डिक्लाइन 1:6। बैंक निफ्टी भी 700 पॉइंट नीचे 20 डे पर। आज मार्केट में छुपने की कोई जगह नहीं है, आज सारे सेक्टर्स रेड में है, कोई एक सेक्टर भी नहीं है जहां जिसको देखकर आप कह सकें कि पॉजिटिविटी है। हर्ष और मैं आपसे विदा लेंगे और इस ब्रेक के बाद कंचन और आशीष लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।